सरकार ने कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज पूरी तरह से रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन की पहली डोज के बाद संक्रमण अगर हुआ तो रिकवरी के 3 महीने बाद दूसरी डोज उन्हें लगवानी है। कोविड वैक्सीनेशन के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है, ये भी इस गाइडलाइन में शामिल है। जिन मरीजों को प्लाज्मा दिया गया वो डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद वैक्सीन ले सकते हैं। इसके साथ ही खास बात यह कि स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझते मरीज अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं, डिस्चार्ज होने के 4 से 8 हफ्तों के बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया है इस गाइडलाइन में। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती हैं, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, चर्चा चल रही है। वहीं कोरोना के खिलाफ रामबाण कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। नई एडवाइजरी में रेमडेसिविर इंजेक्शन को हटाने की बात कही गई है। इलाज में इसे क्यों नहीं लाया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। के लिए जहां प्लाज्मा थेरेपी एक सफल परीक्षण के रूप में देखा जाता, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया है, तो वहीं दूसरा परीक्षण जिसका चल रहा था इंजेक्शन रेमडेसिविर का, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है? हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, प्लाज्मा थेरेपी पे तो खैर रोक लग गई, अब रेमडेसिविर इंजेक्शन पे ऐसा क्या देखने को मिला जिसपे आपने ट्वीट करके कहा कि ये सफल परीक्षण नहीं है आने वाले समय? देखो, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, कोविड वायरस 2 है और उसकी वेरिएंट्स हैं, ये तो हमें पता है कि इससे बीमारी हो रही है। अभी तक ये भी पता लग गया कि बीमारी इससे क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी पता लग गया। इसका इलाज क्या होना चाहिए, उसके बारे में प्रश्न उठे हुए हैं। ये भी पता है कि इसकी पहले हफ्ते थोड़े 2-3-4 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और उसके बाद सिम्टम होते हैं जैसे गला खराब हो गया या खान, जो अपर रेस्पिरेटरी जो है एनी वायरस डिजीज के होते हैं। उस दौरान में अभी तक हम कई दवाइयाँ देते थे, कोई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आउट हो गई, आइवरमेक्टिन भी मुझे लगता है जल्दी आउट हो जाएगी। उनके बारे में हमें एविडेंस नहीं कि वो काम करती हैं नहीं। जिस हिसाब से बातें हो रही थी कि एक सीवियर पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक आया था, जिसमें तमाम बातें भी हो रही थी, बहुत सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लेकिन अचानक वो भी प्लाज्मा थेरेपी भी फेल हो गई। तो वैसे क्या रेमडेसिविर भी ऐसा कुछ है जैसे लगातार मार्केट में जो एक तरह से पूरा ये डिमांड बढ़ गया था, सप्लाई कम थी, ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई थी, तो क्या अभी माना जाए कि ये भी प्रभावित नहीं है प्लाज्मा थेरेपी के साथ साथ? देखो, जब पता नहीं होता, जब एविडेंस निकलती है तभी बात होती है ना। आपको यदि याद होगा तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में बड़ी चर्चा हुई थी और मोदी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये प्रेफरेंस अमेरिका को दी, बिकॉज उस तब के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दो। अल्टीमेटली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हट गई, उसकी आइवरमेक्टिन आ गई, डॉक्सीसाइक्लिन आ गई, आइवरमेक्टिन आ गई, क्योंकि उनकी एविडेंस नहीं मिलती हैं। जब एविडेंस मेडिसिन में नहीं कहते, प्राइस जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी की मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। यदि हमें एविडेंस मिलती है तब दवाइयाँ ऑन रहती हैं। एविडेंस के लिए रिसर्च चली हुई है, तो ICMR और बाकी जो बॉडीज़ हैं उसकी रिसर्च कर रही है। उनकी जब स्टडी आएगी, उनको लगेगा कि रेमडेसिविर को खास फायदा नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा, तो उसको भी हटा देंगे। प्लाज्मा थेरेपी साइंटिफिक बेसिस पर ICMR ने या बाकी एजेंसी ने अप्रूव की थी और साइंटिफिक बेसिस पर उसको हटा दिया गया, क्योंकि उसकी आउटकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो साफ तौर पर है कि DS राणा साहब ने ये बताया कि जैसा से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत ICMR ने की थी और ICMR ने ही साइंटिफिक रीजन देते हुए उसे बंद किया, वैसे ही रेमडेसिविर का भी है, सीवियर पेशेंट पर यह असर नहीं हो रहा है। इसलिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, अपना साझा किया कि आने वाले समय में हो सकता है कि रेमडेसिविर भी बंद कर दी जाए, जिस हिसाब से ट्रीटमेंट में ये तमाम कोरोना के मरीजों को दिया जा रहा था। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए वैक्सीनेशन को तेज कर दिया गया है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची। देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 45 साल एज के लोगों को आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज दिखाई दे जा रही है। जहां पे जो राज्य सरकार आम आदमी पार्टी ने कहा था कि फिलहाल दिल्ली में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और 18 से 45 साल
कि जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीनेशन ही बचा हुआ है। सो आने वाले 3 दिनों के बाद अगर वैक्सीनेशन नहीं आता है तो और भी सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो सकते हैं। और अगर 45 साल के ऊपर की बात करें तो आने वाले वक्त में इस एज कैटेगरी में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशंस ठीक तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ रही है। और एक तरीके का जंग लगा हुआ है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, जहां पे राज्य सरकार लगातार ये मांग करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब दिल्ली में जो देखा गया था कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव था सबसे खतरनाक था। हालांकि जो केसेस है वो कम होते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 10% के नीचे आ चुका है, बट वैक्सीनेशन ड्राइव जिस हिसाब से चल रहा था कहीं ना कहीं उस पर हॉल्ट आ चुका है। आपको ये तस्वीरें दिखाते, इस समय मैं दक्षिण दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर में खड़ा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए। और दिल्ली सरकार ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू किया है, जहां पे जो आम जनता है वो अपने आधार कार्ड के साथ आके भी वैक्सीनेशन करा सकती है। ये स्पेसिफिकली शुरू किया गया है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए कोई भी राज्य सरकार की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे जाके वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के रुझान को बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर आरिश बिलाल। रही है कि 50 लाख के करीब वैक्सीन जो है वो कश्मीर पहुंच के हैं और वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो दोबारा से शुरू होगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। ये श्रीनगर में एक वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैक्सीनेशन का काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पास वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। हालांकि प्रशासन दावे कर रही है कि 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जो है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी होगा पूरी जम्मू कश्मीर की आबादी के लिए। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, तो हकीकत ये है उनके अंदर या उसके फेस मास्क पर भी आपका पूरी तरह से उसको सैनिटाइज नहीं करते इमीडिएटली, तो ये सारी चीज़ें की वजह से इन्फेक्शन आपके शरीर में चला जाता है। तो आज आपके सामने एक नया इन्फेक्शन आ गया जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए जो उपचार का तरीका है, तो उसमें एक इंजेक्शन जो पहले कभी किसी समय में दूसरे बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंजेक्शन को मंगाना हमने शुरू कर दिया है और वो हमने पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉर्पोरेशन से भी ऑर्डर किया है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा करके L3 व्यवस्था में ही हो रहा है, इसलिए चिकित्सा शिक्षा ने अपने हिसाब से भी अपना काफ़ी संख्या में इस इंजेक्शन को मंगाया है। कह सकते हैं कि जो मार्केट में इसमें इंजेक्शन के लोगों की मारामारी है वो जल्द दूर हो जाएगी, कालाबाजारी पे रोक लग सकती है, क्योंकि इंजेक्शन पे ये भी आरोप है कि मेडिकल स्टोरों पे न मिलने के बावजूद कुछ सक्रिय दलाल लोग इसको मुहैया करा रहे हैं। तो आप साफ संदेश क्या कहेंगे, कब तक ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और उपचार कितना महंगा है? देखिए, आपदा के समय में तो अवसर सब तलाशते हैं और ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे कि ब्लैक मार्केट किसी चीज़ में नहीं होता है। ब्लैक मार्केट तो हमारे समाज में शुरू से होता है, करने वाले हम ही आपके बीच में से निकल के आते हैं। सर, समाज की जिम्मेदारी, समाज आप पे भरोसा ये जता रही है प्रदेश की जनता की, आखिरकार क्यों हो, आप जब बैठे हैं तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू होता है इन सभी चीज़ों में, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, तब भी ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, तब भी हम लोग ने उस पर छापे मारे थे, तब भी हमने उनको जेल में डाला था, तब भी हमने रेमडेसिविर के भी बहुत सारे इस तरह के गैंग पकड़े थे, उनको भी हमने जेल में डाला था। 900 के ऊपर लोग जेल में पड़े हुए हैं, 495 छापे मारे हमने। तो ब्लैक मार्केटिंग में इस सरकार में कहीं कमी या इसको उत्पन्न होने में हम लोग ने कोई छोड़ा नहीं है। हम लोग लगातार इसमें सक्रिय होकर अपने टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। तो पूरे देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। एमपी में ब्लैक फंगस के अब तक 573 केस आ चुके हैं। जी हां, 573 केस मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। इसका संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया में और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हुई है और गांधी मेडिकल हमीदिया कॉलेज में एक विशेष वार्ड बनाया गया है। ब्लैक फंगस मरीज का इलाज उस वार्ड में किया जा रहा है और कल 2 मरीजों की मौत इसी हॉस्पिटल में हुई है। इसके साथ ही 2 अन्य मरीजों की मौत अलग अलग हॉस्पिटल में हुई है। लगातार ब्लैक फंगस के जो संक्रमित मरीज हैं
वो मिलते हुए मध्य प्रदेश में नज़र आ रहे हैं। कल सरकार की तरफ से हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन की सप्लाई हुई थी, तकरीबन 80 इंजेक्शन की सप्लाई कल गांधी मेडिकल कॉलेज से हुई थी और आधे घंटे के अंदर ही ये इंजेक्शन मरीजों को लग गए थे और आधे घंटे में ये इंजेक्शन जो है समाप्त हो चुके थे। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर और विशेषज्ञों के अनुसार कोविड संक्रमित मरीज जब ठीक हो जाता है उसके 3 से 4 दिन बाद ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आपके शरीर में होती है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये आंखों में कर रही है। इसी हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 20 ऐसे मरीज हैं जिनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है।